हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। किसके बारे में? केस स्टडी के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे। जिस प्रकार एग्जामिनर आपसे आपकी सोचने की क्षमता को जांचेगा, उसी प्रकार आपके लिए प्रश्न हमने संलग्न किए हुए हैं। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी आपके सिलेबस से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने टॉपिक बाय टॉपिक, सिलेबस बाय सिलेबस और हमने फास्ट रिवीजन करके वो चीज़ें कर ली हैं। आज आपके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। एग्ज़ाम आपके पास आने वाला है 18 अगस्त को। देखो, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तनाव, चिंता आपको छोड़ देना है। अच्छी तैयारी आपने अभी तक कर ली है। अब आपके पास क्या है? रिवीजन का समय है। ठीक है, आपके पास कितने, आज से 10 ही दिन आप लगाएंगे कि 10 दिन आपके पास लगे पड़े हुए हैं। 3 दिन आप क्या करोगे? 10 तारीख तक आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे। 3 दिन आपका फास्ट रिवीजन रहेगा और 3 दिन आप क्या करोगे? बताओ मुझे। 10 दिन आप पढ़ोगे, 13 तक आप क्या करोगे? फास्ट रिवीजन करोगे। 14, 15, 16, 17, 18 आपके पास बचते हैं 6 दिन। 6 दिन आप में से 3 दिन क्या करोगे? सारी टॉपिक आप क्या कर लोगे? देख लोगे। उसके बाद जो अंतिम के 3 दिन है, उसमें आपको क्या प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी तैयारी हुई है, बहुत अच्छी तैयारी हुई है। आपको क्या एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एग्जाम सेंटर में बैठना है और अच्छे आराम से आपको क्या करना है? समय को देखते हुए अपने प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आइए, केस स्टडी से किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी की विशेषताएं हैं, पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। यह क्या है? आगमनात्मक है। ठीक है, यह विशिष्टवादी है, यह वर्णनात्मक है, यह क्या है? यांत्रिक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। पूछ रहा है कि केस स्टडी की विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या विशेषता है आपको बता दूं कि बताओ, ए, बी और सी तो आपके क्या है? ए, बी और सी ये तीनों आपके क्या है? जो केस स्टडी है, ये क्या होती है? एक आगमनात्मक विधि होती है, ये विशिष्टवादी होती है, ये वर्णनात्मक होती है। ठीक है, तो यांत्रिक नहीं होती है। तो गलत में आपका क्या? डी आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका ए, बी, सी आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेकंड है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सच्ची केस स्टडी है, पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है कि निष्कर्षों को सामान्यीकृत करना आसान है, सामान्यतः एक समय में विश्लेषण के लिए एक ही मामला लिया जाता है, अत्यधिक ये क्या है? मात्रात्मक है, और विभिन्न दृष्टिकोणों को एकीकृत करता है। ऑप्शन ई है विशेष के प्रति सर्वाधिक परिणामी दृष्टिकोण अपनाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सच्ची केस स्टडी आपसे पूछ रहा है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट बताएंगे मुझे। ऑप्शन 2 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा। एक तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्यतः एक समय में विश्लेषण के लिए एक ही मामला लिया जाता है। ऑप्शन बी एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या बोल रहा है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को एकीकृत करता है। और तीसरा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ई में क्या है? विशेष के प्रति सर्वाधिक परिणाम दृष्टिकोण अपनाता है। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? बी, डी और ई। ठीक है, बी, डी और ई आपका क्या हो जाएगा? बी, डी और ई ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है थर्ड। पूछ रहा है क्रॉस कल्चरल अध्ययन का उदाहरण है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किसका उदाहरण है? मामले का अध्ययन। ठीक है, अनुभवात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, वर्ण संकर के अनुभागीय अध्ययन। तो आपसे क्या पूछ रहा है? जो क्रॉस कल्चर है, किसका उदाहरण है, आपसे पूछ रहा है। तो ये किसका है? बताओ मुझे। आपका ऑप्शन आंसर लगा हुआ है, तो किसका है ये? तो बताओ मुझे। तो केस स्टडी का है। ठीक है, केस स्टडी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मामले का अध्ययन, जिसे आप क्या बोलते हो? केस स्टडी बोलते हो। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, केस स्टडी क्या है। तो बताइए मुझे, केस स्टडी क्या होती है? बताइए, आपने बीएड किया होगा तो आपने उस समय एक केस स्टडी की फाइल बनाई थी। तो क्या होती है? किसी भी विषय एवं उससे संबंधित स्थितियों की गहन जांच करना, गहन अध्ययन करना। ठीक है, आपने जब बीएड के दौरान आपने प्रशिक्षण लिया था, तब आपने एक केस स्टडी की आपने क्या एक फाइल बनाई थी, जो आपको टीएलएम मिला था। ठीक है, जो आपको टीएलएम मिला था। कितने उसमें 17 पुस्तकों का क्या था? वो पूरा एक क्या था?
किट था उसमें एक आपका ये था केस स्टडी था, आपने केस स्टडी की थी। तो उसमें क्या कि किसी बच्चे के विषय के बारे में आपने क्या किया, उसकी स्थितियों के बारे में गहन जांच की थी। तो यही क्या है, केस स्टडी है। ठीक है, क्वेश्चन 5वां है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा केस स्टडी विधि का चरण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। एग्जाम हॉल में आप क्या करते हो, जल्दी के समय नहीं देखते हो, है करके आ जाते हो। ठीक है, तो नहीं है परिकल्पना बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, अवलोकन, विभिन्न चरणों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना। केस स्टडी विधि का चरण नहीं है पूछ रहा है, तो विभिन्न चरणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, विभिन्न चरणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या है, इसका चरण विधि नहीं है। बाकी परिकल्पना करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, अवलोकन करना है, तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हमसे पूछा ही गलत है, तो गलत आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा कि विभिन्न चरणों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि केस स्टडी को हल करते समय हमें क्या ज्ञात करना चाहिए। बताइए कि आप केस स्टडी को हल कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना चाहिए। ऑप्शन ए है समस्याओं का विवरण, ऑप्शन बी है धारणाएं, ऑप्शन सी है वैकल्पिक समाधान और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो देखो, आपको अगर केस स्टडी करना है, हल करना है, सॉल्व करना है, तो आपको समस्याओं का विवरण लेना होगा, धारणाएं पहचानी होगी, वैकल्पिक समाधान करना होगा। तो आपके तीनों क्या हो जाएंगे, ऊपर के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपके लिए, केस अध्ययन अक्सर जानबूझकर असामान्य, ठीक है, ये रिक्त स्थान ... या बाहरी मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो शोध समस्या पर नई रोशनी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ... के स्थान पे क्या होगा, नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, सकारात्मक हो गया, गंभीर हो गया, तो ऊपर के सभी हो गया। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि केस अध्ययन अक्सर जानबूझकर असामान्य, ठीक है, असामान्य या बाहरी मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो शोध समस्या पर नई रोशनी डालते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपेक्षित भी बोलते हैं इसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, अपेक्षित भी बोलते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपेक्षित, उपेक्षित हो जाएगा, उपेक्षित आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपेक्षित आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 8वां, पूछ रहा है केस स्टडी विधि लक्ष्य तक पहुंचने में प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी चाहती है, संकट में, जांच परिणाम में, समाधान में, अनुसंधान में। तो जो केस स्टडी विधि है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी किस में चाहती है, तो समाधान आपका ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, केस स्टडी विश्लेषण को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला चरण कौन सा होगा, समस्या ढूंढना, वैकल्पिक समाधान होना, धारणाएं लिखना और सारांश लिखना। तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की भाषा आपको समझनी है कि केस स्टडी विश्लेषण को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला चरण क्या होगा, तो सारांश लिखना। ठीक है, सारांश लिखना ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, ये पहला चरण है। ठीक है, सारांश लिखना आपका क्या है, पहला चरण है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, केस स्टडी से तात्पर्य किसी कंपनी के अंदर या वर्तमान बाजार की स्थिति में किसी विशेष व्यावसायिक समस्या के बारे में ... से है। तो किससे है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछ रहा है कि जो केस स्टडी है उससे तात्पर्य किसी कंपनी के अंदर या वर्तमान बाजार की स्थिति में किसी विशेष व्यावसायिक समस्या के ... है। तो किससे है, जांच से होती है। ठीक है, जांच आपका क्या हो जाएगा, जांच से होती है, जांच आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जांच। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका जांच पड़ताल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो विषय से संबंधित सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी से किस प्रकार क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान है उसमें एग्जामिनर ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिए, पूछा कि क्रांति की वेदी पर हम अपने युवाओं को धूप बत्ती लेके आए हैं। कई राष्ट्रविदों का मानना है कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा से नहीं जीती जा सकती। 1928 में दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसे बोलते हैं HSRA, ठीक है, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह हो गए, ठीक है, जतिन दास जी हो गए और अजय घोष जी हो गए। ठीक है, भारत के विभिन्न हिस्सों में कई नाटकीय कार्रवाई में क्या
SRA, ठीक है, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, ने ब्रिटिश सत्ता के कुछ प्रतीकों को क्या क्या निशाना बनाया। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में क्या फेंका, बम फेंका। और उसी वर्ष लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उसे उड़ाने का प्रयास किया गया। भगत सिंह जी 23 वर्ष के थे तब जब उन्होंने ऐसा किया था। औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा कि वह बम और पिस्तौलों के पंथ का महिमामंडन नहीं करना चाहते, बल्कि समाज को क्या क्रांति लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन क्यों किया गया। उपरोक्त संदर्भ में आपको क्या चुनना है, विकल्प चुनना है। तो क्यों किया गया था बताओ मुझे, आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, आपने उसके बारे में आपको हमने व्याख्यात्मक रूप में बताया। तो इसका वो क्यों किया गया था बताओ मुझे, जो क्या था बताओ मुझे, HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था। इसका गठन क्यों किया गया था, तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ना। इसका क्या था, जो भारत में क्या था, भारत में जो क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, उसका खिलाफ लड़ना इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, अब देखो ये तो सामाजिक विज्ञान में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछेगा विज्ञान वालों से तो क्या पूछेगा, गैस, ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में अत्यधिक क्या होती है, संपीड़नीय होती है। हमारे घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, या अस्पतालों के सिलेंडर में सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन संपीड़न गैस होती है। संपीड़न प्राकृतिक गैस है, ठीक है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका इस्तेमाल आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तरल पदार्थ उस कंटेनर का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। तरल पदार्थ बहते हैं और आकार बदलते हैं, इसलिए वे कठोर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें तरल पदार्थ कहा जा सकता है। ठोस और तरल पदार्थ में फैल सकते हैं, और तरल पदार्थ के प्रसार की दर होती है वो ठोस से अधिक होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में CNG का उपयोग क्यों किया जा रहा है। तो विज्ञान में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वाहनों में CNG का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो क्यों किया जा रहा है, तो आपको बता देता हूं क्यों किया जा रहा है। इसकी उच्च संपीड़नशीलता के कारण किया जा रहा है, ठीक है, सही है। आसानी से परिवहन किया जा सकता है, सही है। और बड़ी मात्रा में गैस को छोटे सिलेंडरों में क्या किया जाता है, सिलेंडरों में संपीड़ित किया जाता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त ऊपर के सभी आपके क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये तो विज्ञान में पूछा हुआ क्वेश्चन था, सामाजिक विज्ञान में हमने कर लिया। देखो गणित में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है एक महिला अपने जन्मदिन की पार्टी आयोजित करना चाहती है। वह अपने जन्मदिन पर खुश थी, लेकिन एक समस्या थी कि वह अपने मेहमानों को फास्ट फूड नहीं परोसना चाहती थी, क्योंकि वह स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग है। उसके घर में 15 सेब और 50 केले हैं, और उसने उन्हें परोसने का क्या फैसला किया, वह मेहमानों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहती है, इसलिए सभी के बीच समान रूप से वितरित करने का फैसला किया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें कि वह अधिकतम कितने मेहमानों को आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना लॉजिक लगाना है। मुझे बताएंगे जो गणित वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, वो मुझे आंसर बताएंगे वो कि कितने मेहमानों को क्या करेगी, आमंत्रित करेगी, जिसमें क्या वो 15 सेब और 50 किलो को क्या कर सके, आवंटित कर सके। ठीक है, आप बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे आपका क्या चाहिए, इसका राइट आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे बताएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं चलो आपका 6 नहीं होगा, आपका 4 नहीं होगा। ठीक है, 2 आंसर आपके पास है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप मुझे फीडबैक दोगे। ठीक है, तो एक गणित में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए 14 है, पूछ रहा है रमेश कक्षा 11वीं कक्षा का छात्र है। रमेश नहीं है, हमारा काल्पनिक बालक है नंदू। ठीक है, हमारा काल्पनिक बालक है नंदू। ठीक है, नंदू कक्षा 11वीं का क्या है, छात्र है। अपनी शैक्षणिक पढ़ाई में क्या है, असाधारण कौशल दिखाता है, और अपने खाली समय में अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करने की तुलना में किताबें पढ़ने अधिक आनंद लेता है। रमेश के व्यवहार से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो नंदू है, नंदू कक्षा 11 का छात्र है, पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई में क्या
क्या दिखाता है, असाधारण कौशल दिखाता है और अपने खाली समय में सहपाठियों से बात करना के अलावा क्या किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो यह नंदू के व्यवहार का क्या निष्कर्ष दिखाता है, असामाजिक हो गया, बुद्धिमान हो गया, अंतर्मुखी हो गया, समूह से भिन्न रुचि वाला होगा। फटाफट बताएंगे मुझे, तो यह क्या हो जाएगा बताओ मुझे, यह ऑप्शन थर्ड अंतर्मुखी व्यक्तित्व इसका दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है। देखो ये नैना नहीं, हमारी जो काल्पनिक बच्ची है वो है नंदी। ठीक है, नंदी है। ठीक है, ये नैना है, क्या हम पढ़ेंगे नंदी के बारे में, क्योंकि हमारा जो क्या है काल्पनिक बालक और बालिका है वो है नंदू और नंदी। तो नंदी एक 10 वर्षीय लड़की है। ठीक है, नंदी क्या है, एक 10 वर्षीय लड़की है जो परिणामों के बारे में सोचे बिना अपने आवेगों पर काम करती है, बातचीत के दौरान अक्सर दूसरों को बाधित करती हैं, अपनी बारी का इंतजार करने में संघर्ष करती है और नियमों का पालन करने में कठिनाई महसूस करती है। नंदी का आवेगपूर्ण व्यवहार घर और स्कूल में समस्याएं पैदा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नंदी के व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ नंदी मैं बोला क्योंकि हम नंदू और नंदी की बातें करते हैं, तो मैंने आपके लिए नैना ऐड किया, लेकिन हम बात करेंगे नंदी की। ठीक है, जो नैना चाहे जो नैना, जो सीता चाहे सीता, जो गीता चाहे गीता, अपने हिसाब से बना लो। ठीक है, लेकिन जो हमारी काल्पनिक बालिका है नंदी है। ठीक है, तो ये नंदी के कौन से व्यवहार का सबसे अच्छा क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, तो ये आवेगशीलता का। ठीक है, ये आवेगशीलता, ऑप्शन थर्ड आपका आवेगशीलता क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 16, पूछ रहा है राजेश है, लेकिन हम बात करते हैं नंदू की। नंदू एक क्या है, आदिवासी समुदाय से है और 12 साल का छात्र है। ठीक है, नंदू क्या है, आदिवासी समुदाय का है, 12 साल का छात्र है। अपने गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण उसे बाकी कक्षा के छात्रों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई होती है। शिक्षक कक्षा में बोल रहा है कि रमेश की सीखने की ज़रूरतों को किस तरह पूरा कर सकता है। ठीक है, जो रमेश है, राजेश है, नंदू है, उसकी ज़रूरतों को सीखने के लिए किस प्रकार उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट पढ़ेंगे। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप 4 ऑप्शन पढ़ के मुझे बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए मुझे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेश को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता और समाधान प्रदान करना आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, पूछ रहा है निशा एक 12 वर्षीय लड़की है जिसे क्या शब्दों को याद रखने में दिक्कत होती है, उसे जटिल वाक्यों को समझने में दिक्कत होती है और वह अक्सर छोटे छोटे वाक्यों में बोलती हैं। उसके माता पिता ने उसकी भाषा क्षमताओं में बदलाव देखा। उसके मामले में निशा के भाषण भाषा रोग विशेषज्ञ की क्या भूमिका रहेगी। स्ट्रोक का निदान, दवा देना, भाषा योग्यता का मूल्यांकन करना, भौतिक चिकित्सा प्रदान करना। तो 4 ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, जो भाषा क्षमताओं का क्या करना, आकलन करना, सबसे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भाषा है, भाषा योग्यताओं का मूल्यांकन करना या आकलन करना आपका क्या होगा, सबसे अति उत्तम आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 18वां है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित एक छात्र कक्षा में हाथ हिलाने और आगे पीछे हिलने जैसी दोहराव वाले व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। शिक्षक इस व्यवहार को सबसे अच्छे तरीके से कैसे संबोधित कर सकता है। एक बालक है, नंदू हमारा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्लास में हाथ हिलाने जैसे क्या करता है, व्यवहार को दोहराव करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसे ऑटिज्म क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम विकार बोलते हैं, उससे पीड़ित है, बार बार क्लास में हाथ हिला रहा है, आगे पीछे कर रहा है, दोहराव कर रहा है। तो शिक्षक इस व्यवहार को सबसे अच्छे तरीके से कैसे संबोधित कर सकते हैं, उसे सजा दे के, उसके व्यवहार को क्या पुनर्प्रदर्शित करके, उसे अनदेखा करके तुरंत उसका व्यवहार बंद करो। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, उसके व्यवहार को क्या पुनर्निर्देशित करें, उसके व्यवहार को क्या करें, पुनर्निर्देशित करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 19,
पूछ रहा है सोफिया हाल ही में एक मेहनती और उच्च उपलब्धि वाली क्या है छात्रा रही है। वह अपनी क्या आगामी अंतिम परीक्षा के साथ साथ घर पर पाठ्येतर गतिविधियां और जिम्मेदारियों को लेकर भी परेशान और चिंतित रहती है। उसे कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और रात में सोने में परेशानी होती है। सोफिया के दोस्तों ने देखा कि वह अधिक अलग थलग हो गई है और स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए कम इच्छुक है। कौन से लक्षण बताते हैं कि सोफिया चिंता और तनाव का अनुभव कर रही है? फटाफट बताएंगे। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सामाजिक मेलजोल बढ़ाए, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, शांति और विश्राम की भावना। तो आपको पता है क्या ध्यान केंद्रित करने में से क्या हो रहा है? कठिनाई हो रहा है। इजी आंसर था। ध्यान केंद्रित करने में सोफिया को क्या आ रही है? कठिनाइयाँ आ रही है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए। राहुल एक 10 वर्षीय छात्र है जो पढ़ने की समझ से जूझता है। ठीक है, क्या है? जो पढ़ने की समझ से जूझ रहा है। उसे अक्सर पाठ में मुख्य विचारों को समझने में अधिक समय लगता है और जटिल शब्दावली से वह क्या होता है? अभिभूत हो जाता है। राहुल की पढ़ने की समझ की बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या कर सकता है? शिक्षक जटिल पाठ निर्दिष्ट कर सकता है। राहुल को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, सरल पाठ प्रदान कर सकता है, राहुल को नजरअंदाज कर सकता है। तो हतोत्साहित और नजरअंदाज तो नहीं कर सकता है, जटिल पाठ निर्दिष्ट भी आपका नहीं कर सकता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? सरल पाठ उसे क्या करना? प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से आपसे पूछ रहा है कि जब से शिवम को अपने सहपाठियों के सामने एक बड़ी परियोजना के लिए प्रस्तुतिकरण करने का क्या काम सौंपा गया है, तब से उसे बेचैनी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और कभी कभी कांपने के लक्षण भी महसूस हो रहे हैं। प्रीमियर लीग, ठीक है, आगामी इवेंट के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। शिवम को किस तरह की चिंता हो रही है? ठीक है, प्रदर्शन की चिंता हो रही है, सामान्यीकृत चिंता हो रही है, चयनात्मक गूंगापन आ रहा है, या विज्ञापन की क्या विभाजन की उत्कंठा हो रही है। तो क्या इसे प्रदर्शन की चिंता? ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? प्रदर्शन की चिंता इसे हो रही है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 22। पूछ रहा है 5 साल का लड़का अमन कुछ महीने पहले हकलाना शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने देखा कि उसकी हकलाहट दिन प्रतिदिन बदलती रहती है और जब वह थका हुआ, क्रोधित, घबराया हुआ तथा तनावग्रस्त होता है तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। अमन को किस तरह का हकलाहट होने की संभावना है? विकासात्मक, तंत्रिकाजन्य हो गया, साइक्लोजेनिक हो गया और परिस्थितिजन्य हो गया। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए मुझे, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो परिस्थितिजन्य। ठीक है, परिस्थितिजन्य आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है। कीर्ति कक्षा 7 वर्षीय लड़की है जो एक पारिवारिक विवाह समारोह में भाग लेने गई है। माता पिता ने देखा है कि वह अक्सर विवाह समारोह और जो रिसेप्शन है उसके दौरान ध्यान केंद्रित करने में और व्यस्त रहने के लिए संघर्ष करती है। कीर्ति अक्सर सजावट, संगीत और उसके आसपास हो रही अन्य गतिविधियों से आसानी से विचलित हो जाती है। उसे स्थिर बैठने में कठिनाई होती है और अक्सर शादी के दौरान ध्यान भटक जाता है। कीर्ति किस समस्या का सामना कर रही है? अत्यधिक बातचीत करना, निर्देशन का पालन में कठिनाई करना, बड़ी भीड़भाड़ का डर और आक्रामक व्यवहार। तो बताओ कीर्ति किसका सामना कर रही है? तो बड़ी भीड़भाड़ का। ठीक है, भीड़भाड़ में क्या कर पा रही है? ये डर रही है। बड़ी भीड़भाड़ आपका क्या हो जाएगा? बड़ी भीड़भाड़ आपका ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? ये बड़ी भीड़भाड़ का क्या कर रही है? सामना कर रही है, जिस कारण इसमें क्या आ रही है? प्रमुख क्या? ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ रही है। ठीक है, सजावट, संगीत में से क्या गतिविधियों में आसानी से विचलित हो जाती है। तो ये क्या होगा? बड़ी भीड़भाड़ का डर इसमें सता रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 से आपसे पूछ रहा है। संजय एक 16 वर्षीय छात्र है जिसे अक्सर उसके साथी उससे दूर या अलग थलग समझते हैं। उसे कुछ करीबी दोस्त के साथ समय बिताना अच्छा लगता है लेकिन वह दूसरों के साथ संकोची रहता है। शिक्षक कक्षा में संजय के सामाजिक संपर्कों को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? अंतर्मुखी के रूप में लेबल करें, स्थल करें। ठीक है, उसे समूह का नेतृत्व करने का मौका दें, उसे प्रोत्साहित करें, उसे अनदेखा करें। तो क्या उसे प्रोत्साहित करें? आपका सबसे राइट आंसर क्या होगा? उसे प्रोत्साहित करने में ही क्या आपका क्या आ जाता है? उसे नेतृत्व प्रदान करें। तो उसे प्रोत्साहित, सबसे चारों देखो, चारों में से सबसे बेटर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपके लिए 25 है। देखो सारे आपके सोचने की क्षमता पे बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये केस हिस्ट्री से है कि किस प्रकार आप सोचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है, कपिल एक 10 वर्षीय छात्र है जो लगातार क्या है, गणित की अवधारणा से जूझता रहता है। उसे गणितीय प्रक्रियाओं को समझने और लागू करने में अधिक समय लगता है और उसका प्रदर्शन लगातार कम रहा है। शिक्षक यह पहचानने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं कि कपिल में धीमी सीखने वाली गति को हम क्या सामने ला सकते हैं। उसे ग्रेड की तुलना करें, धीमी गति में सीखने वाले के रूप में लेबल स्तर करें, उसकी गणित क्षमता का आकलन करें, माता पिता से बात करें। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो उसकी गणितीय क्षमताओं का आकलन करें, ठीक है। क्या करना है, उसकी गणितीय क्षमताओं का हमें क्या करना है, आकलन करना है। हमें मतलब एक शिक्षक को उसकी गणितीय क्षमताओं का आकलन करना है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी भी शैक्षिक क्षेत्र में एक मामला डॉट 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 किसका विवरण हो सकता है, ठीक है। ये रिक्त स्थान है तो इसके स्थान पे क्या आएगा, पारस्परिक समस्या आएगा, व्यक्तिगत समस्या है, प्रबंधन समस्या आएगा या संगठन में सामाजिक कार्यक्रम आएगा। तो बताना है किसी भी शैक्षिक क्षेत्र में एक मामला का विवरण देता है तो क्या देता है, तो प्रबंधन समस्या, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या प्रबंधन समस्या, ठीक है, प्रबंधन समस्या। किसी भी शैक्षिक क्षेत्र में एक मामला प्रबंधन समस्या का विवरण देता है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी संगठन के अनुभव और समस्याओं को सुलझाने के प्रयासों से संबंधित मामलों का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। संगठनात्मक मामले हो गए, तथ्यात्मक मामले हो गए, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है कार्यात्मक मामले और ऑप्शन फोर्थ है सैद्धांतिक मामले। तो क्या बोला, किसी संगठन के अनुभव और समस्याओं को सुलझाने के प्रयासों से संबंधित मामलों का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। ये किसके प्रकार, ये तथ्यात्मक मामले आपके क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक मामला। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 28 है, पूछ रहा है कि सभी केस स्टडी में निम्नलिखित प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण शामिल है, ठीक है। रणनीति निर्णय लेना, किसी समस्या का मूल्यांकन करना, कहानी सुनाना, विकल्पों की खोज करना। तो पूछ रहा है 28 आपसे कि सभी केस स्टडी में निम्नलिखित प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण शामिल है। तो इसमें क्या होता है, फटाफट बताएंगे क्या शामिल होता है, रणनीति का निर्णय लेना, ठीक है। रणनीति का, ऑप्शन ए आपका रणनीति का निर्णय लेना आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, केस स्टडीज में कार्यकारी सारांश इस प्रकार रखा जाता है। ऑप्शन 4 है परिचय के एक भाग के रूप में, शुरू में, अंत में, सिफारिश के साथ में, ठीक है। जो केस स्टडी है उसमें कार्यकारी सारांश किस प्रकार रखा जाता है, 4 ऑप्शन है किस प्रकार, तो शुरुआत में रखा जाता है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो शुरुआत में, ऑप्शन 2 आपका शुरू में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 30 है, किसी सैद्धांतिक मामले का विश्लेषण लिखने में सक्षम होने के लिए पहली आवश्यकता संबंधित का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो पहली आवश्यकता संबंधित किससे संबंधित का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बताइए मुझे। जो डॉट 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 है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, तो इसके स्थान पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, आपका क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा, ठीक है। विषय क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड आपका राइट आंसर होगा कि किसी सैद्धांतिक मामले का विश्लेषण लिखने में सक्षम होने के लिए पहली आवश्यकता संबंधित किसका, विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 31 है आपके लिए, पूछ रहा है केस स्टडी आधारित शिक्षण का उपयोग कब सबसे प्रभावी होता है, ठीक है। जो केस स्टडी है उसका प्रयोग कब सबसे क्या बोल रहा है कि प्रभावी होता है। तो बताना है आपको कब प्रभावी होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग, जब छात्रों में पूर्व ज्ञान का क्या हो, अभाव हो, जब परिणाम वास्तविक दुनिया के मुद्दों से संबंधित हो, जब बोल रहा है क्या कि छात्र स्वयं प्रेरित हो और न्यूनतम सहायता से सीख सकें, जब छात्रों में निरंतर क्या हो, पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो। तो क्या 31 का राइट आंसर होगा कि जब छात्र स्वयं प्रेरित होकर, आंतरिक अभिप्रेरणा उनमें आ जाती है, ठीक है। जब छात्र क्या स्वयं प्रेरित होकर क्या सीखे और क्या हो, बताओ मुझे, न्यूनतम सहायता से सीख सकें, ठीक है। हमें उनकी कम सहायता करनी पड़े, उसको कम मदद देना पड़े, वो अपने ही आप, ठीक है, ज्ञान का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं, स्वयं प्रेरित है, हमें पार देने की जरूरत है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, पूछ रहा है केस स्टडी आधारित शिक्षण में उदाहरणात्मक केस स्टडी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। किसी सार्वभौमिक
किसी सार्वभौमिक का सामान्यीकृत विश्वास को चुनौती देना, अपरिचित को परिचित बनाना तथा पाठकों के विषय के बारे में एक सामान्य भाषा प्रदान करना, कई घटनाओं या स्थितियों के लिए जानकारी एकत्र करना। ऑप्शन 4 है यह पता लगाना कि कोई घटना कैसे या क्यों घटित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा कि केस स्टडी आधारित शिक्षण में उदाहरणात्मक केस स्टडी प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, बताइए क्या होता है। अपरिचित को परिचित बनाना, ठीक है, अपरिचित को परिचित बनाना तथा पाठकों के विषय में कि उनके बारे में एक सामान्य भाषा प्रदान करना। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, केस स्टडी आधारित शिक्षण में किस प्रकार का केस स्टडी अद्वितीय रुचि की स्थितियों में जांच करने या सार्वभौमिक या सामान्यीकृत विश्वास को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया जाता है। खोजपरक केस अध्ययन, संचयी केस अध्ययन हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण केस अध्ययन हो गया और व्याख्यात्मक केस अध्ययन हो गया। तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है कि केस स्टडी आधारित शिक्षण में किस प्रकार का केस स्टडी अद्वितीय रुचि की स्थितियों की जांच करने या सार्वभौमिक या सामान्यीकृत विश्वास को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो महत्वपूर्ण उदाहरण केस अध्ययन, ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है कि केस स्टडी आधारित शिक्षण में किस प्रकार का केस स्टडी केवल जांच की शुरुआत है और इसका उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया जाता है कि आगे की जांच की आवश्यकता क्यों है। खोजपरक केस अध्ययन, व्याख्यात्मक केस अध्ययन, महत्वपूर्ण उदाहरण केस अध्ययन और उदाहरणात्मक केस अध्ययन। तो बताना है कि जो केस स्टडी आधारित शिक्षण है उसमें किस प्रकार के केस स्टडी का जांच की शुरुआत है जो इसका उपयोग या सुझाव देने के लिए क्या करता है, आगे की जांच के लिए आवश्यक माना जाता है। तो खोजपरक केस अध्ययन, ठीक है, क्या हो जाएगा, खोजपरक केस अध्ययन। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 35, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन केस आधारित सीखने की समस्या आधारित सीखने के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या ऑप्शन ए है केस आधारित शिक्षण और समस्या आधारित शिक्षण एक ही है। ऑप्शन बी है आपके लिए क्या, केस आधारित शिक्षण में खुली जांच पद्धति का उपयोग किया जाता है जबकि समस्या आधारित शिक्षण में निर्देशित क्या किया जाता है, जांच पद्धति का उपयोग किया जाता है। थर्ड है केस आधारित शिक्षण में निर्देशित जांच पद्धति का उपयोग किया जाता है जबकि समस्या आधारित शिक्षण में खुली जांच पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ है केस आधारित शिक्षण और समस्या आधारित शिक्षण दोनों ही जांच पद्धति के में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट मुझे बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। 35 का बताएंगे मुझे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्या राइट आंसर होगा, फटाफट बताओ मुझे क्या राइट आंसर होगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो क्या हो जाएगा, तो केस आधारित शिक्षण में निर्देशित जांच पद्धति का उपयोग किया जाता है जबकि समस्या आधारित शिक्षण में खुली जांच पद्धति का क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कितने, अपने 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, ठीक है। बाकी सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। ये आपके क्वेश्चन थे, बाकी ये पूरा केस स्टडी से क्या है, पूरा हमने आपके लिए क्या बनाया है, पीडीएफ बनाया है। केस स्टडी क्या है, इसके चरणों के बारे में, ठीक है, इसके संपूर्ण जितने भी केस स्टडी से आपके लिए क्या, केस स्टडी में शिक्षा क्या महत्व है, उन सभी से हमने क्या किया है आपके लिए ये बनाए हुए हैं। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट था इसमें, उसको भी करवा देता हूँ। 1 मिनट देना मुझे। बाकी ये पीडीएफ आप पढ़ लेना, मैं ठीक है, मैं आपको कहाँ पे टेलीग्राम में दे दूँगा, आप एक बार पढ़ लेना, बाकी एमसीक्यू लगा लेना। आप अच्छा ज्ञान का क्या कर पाओगे, नॉलेज ग्रहण कर पाओगे, ठीक है।
तो आपके लिए इसके चरण महत्वपूर्ण थे, केस स्टडी के चरण महत्वपूर्ण थे। ये आपके क्या हैं, केस स्टडी के चरण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सेशन है, जुड़ना है आज ही, अपने साथियों तक वीडियो पहुंचानी है। और देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, ये देखो ये क्या पूछ रहा है कि केस आधारित शिक्षण की समस्या पे आधारित शिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन सेकंड आपके लिए, शिक्षा शास्त्र में केस आधारित शिक्षण के कितने 3 चरण होते हैं, तैयारी, चर्चा, चिंतन। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज ही अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्या क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण तैयारी आपको करवाते हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे। बस हजारों मील की यात्रा पहले एक कदम से शुरू होती है। एक कदम अगर आपने रखा है तो आपने 1000 कदम पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी यात्रा एक कदम से शुरू की होगी है। पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।